हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पुनीत गुप्ता ऑफिशियल रेलवे वाला पे। दोस्तों, हम सीरीज देखेंगे बीएसईडी का। अगर आप रेलवे में ड्राइवर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सेक्शन होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों, इसमें 40 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस देखते जाना है। आपको देखते देखते रहने से ही मात्र आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब आप पहले से प्रिपरेशन किए हुए होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो इसमें आपको क्वेश्चन का रिवाइज होगा और आपको क्वेश्चन ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आपको देखना है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिख लेना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों, प्रतिरोधकता में जब पदार्थ के प्रतिरोधकता या कृत्रिम परिवर्तन होता है तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है, तो आपको गलत ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी तीनों ऑप्शन सही है लेकिन सी गलत है, तो हमको गलत ही चूज करना है। पहला इसमें ऑप्शन है सभी भवनों में जो फ्यूज लगती है विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है, ये भी सही है। और चौथा है हमारा, यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर यह उड़ जाएगा, यह भी सही है। तो हमारा ये ही गलत है, सी नंबर, क्योंकि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, ये गलत है। बाकी तीनों आपका क्या है, सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है? अगर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ऊष्मा ना तो ली जाती है और ना ही दी जाती है। मतलब ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या कर लेता है? तो एक जो पूर्ण कृष्ण पिंड होता है वो कुल विकिरण को क्या कर लेता है, तो अवशोषित कर लेता है। वो कुल विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होती है। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु शून्य त्वरण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान होता है। अगर परिपथ बंद होगा, अगर कोई ये सर्किट है और ये परिपथ, ये मान के चलिए कोई सर्किट है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा और विद्युत धारा होगी, ये दोनों क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों समान होता है। अगर ये क्लोज सर्किट होगा तो इसमें वोल्टेज और धारा का मान समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि अब इसको पूरा करना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई विद्युत संयंत्र है, ठीक है, विद्युत संयंत्र है, तो विद्युत संयंत्र कैसे उत्पादन किया जाता है? विद्युत संयंत्र से बिजली उत्पादन की जाती है। जैसे ये नदी है, मान के चलिए कि ये हमारी नदी है, ठीक है, एक मिनट, ये नदी है, ये हमारी नदी है और ये हमारा पुल है। तो ये जब पुल है तो इसमें क्या होता है कि नीचे का जो सेक्शन होता है, यानी नीचे जो तल्ली में होता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। ओके, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारा जब यहाँ से जब पानी को गिराया जाता है तो यहाँ पे टरबाइंस लगे होते हैं। ये टरबाइंस रोटेट करते हैं जिसके वजह से बिजली उत्पन्न होती है। तो यही कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो जब इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है जब ऊंचाई पर होता है, और ये जब नीचे गिरता है तो ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदली जाती है इस रोटेशन के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजली का हमारा उत्पादन होता है, ठीक है।
ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्या है? 20 न्यूटन की एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एफ W=Fs cos थीटा। तो Fs cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा? F का वैल्यू दिया है 20 तो 20 रख देंगे। S का वैल्यू दिया है 2 तो 2 रख देंगे। cos थीटा तो cos थीटा निकालना है हम लोग को। और यहाँ पे cos थीटा का फिर से देखते हैं। W=Fs cos थीटा। तो W का वैल्यू दिया है 20 और F का वैल्यू दिया है 20 और S का वैल्यू दिया है 2 और cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए ये 20 से 20 चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि cos थीटा। तो cos थीटा 1/2 किसका होता है? ये होता है 60 का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ओके, तो इसका हो गया राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 40 केजी द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? ओके, इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है P=W/T। तो दोस्तों P का वैल्यू है 160 और W का वैल्यू है, W का वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको mg कर देंगे। mg W होता है mgh और यहाँ पे T का वैल्यू होता है 20 सेकंड बोला है ना, तो 20 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद m का वैल्यू दिया है 40। तो m का वैल्यू 40 दिया है तो 40 से ये 2 हो जाएगा और फिर ये 80 हो जाएगा। उसके बाद ये g का वैल्यू होता है 10। तो g का वैल्यू 10 होता है तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर। ओके, यानी कि सी। इस राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी का 9वां नियम क्या बताता है? ऊष्मागतिकी का 9वां नियम जीरोथ लॉ, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ, यानी 9वां नियम। तो ये बताता है हमारा कि जब दो प्रणाली किसी तीसरे प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलित में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में है। मतलब ये बोल रहा है यदि 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज मतलब 2 वस्तु, एक 2 बॉडीज है, एक ये है और एक ये है, इसके साथ एक और वस्तु है, तीसरी वस्तु, अगर ये दोनों संतुलन में है तो ये भी संतुलन में होगी। यही है हमारा जीरोथ लॉ, यानी कि 9वां नियम है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 12। नेक्स्ट है हमारा, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर 2 चालक है एक ही धारा में तीसरा ले जा रहे हैं तो दोनों के बीच एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। 2 चालक है एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि 2 चालक है एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, जैसे ओके एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इसको यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, चलिए इसको देख लेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इसको हम डी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोध करता है। मतलब ये ऊष्मा जो होती है उसको रोकता है, जिसकी वजह से ये इसका यूज किया जाता है हम लोग माइक्रोवेव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 kg वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये तो आसान है, आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो 1/2 m का वैल्यू हो जाएगा 0.5, मैंने 5/10 कर लेते हैं 0.5 को बदले और v², तो v² हम लोग को निकालना है। ओके, v² तो यहाँ से हो जाएगा, अरे यार हाँ ठीक है, v का वैल्यू 4 दिया है तो 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 2 कैंसिल, यानी कि इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा?
4 जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जूल। एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि माइका है। माइका क्या है भाई? तो माइका आप लोग जान लीजिए ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। जो माइका होता है वह ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यदि उसमें से अगर हम ऊष्मा प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे तो प्रवाहित हो जाएगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड पर वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों इसमें निकालना है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² से। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। दोस्तों थोड़ा न्यूमेरिकल को स्किप कर रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल भी करवाना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आगे सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो चाहते हैं कि छोटा हो, जिसकी वजह से इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, बस फॉर्मूला बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक को किस बैटरी से संयोजित करने पर प्रतिरोधक को मतलब प्रतिरोध को किसमें को ऐड करना पड़ेगा? अच्छा, इस 2 प्रतिरोध को ऐड करना है बैटरी के साथ, तो इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। बोल रहा है कि 500 ग्राम संयुक्त हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। ये तो गलत हो जाएगा। शरीर क्रम संयुक्त हो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। हाँ, ये सही होगा। यह जो रेसिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है, अगर उसको श्रेणी में आप जोड़ रहे हैं परिपथ में, तो होता क्या है कि तीनों में, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं है। सब में क्या होती है? समान धारा प्रवाहित होती है। यानी कि आई का वैल्यू सब में क्या होता है? सेम होता है। इसमें बस वोल्टेज ही चेंज होता है, लेकिन इसमें करंट का वैल्यू तीनों में क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ग्राफ दिया गया है भी और टी का, इससे हम क्या निकालेंगे? दोस्तों ये जान लीजिए कि कोई भी ग्राफ हो तो उस ग्राफ में 2 राशियां दी हुई रहती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे भी और यहाँ पे टी है, तो यानी कि v/t फॉर्मेट में है। तो v/t फॉर्मेट में है तो इसमें क्या है? v/t फॉर्मेट में तो है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वैसा बन रहा है कि यहाँ पे v कांस्टेंट है लेकिन t का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि v ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन t का वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी गति समान है, समय के साथ ये गति बढ़ रही है, यानी कि एक समान वेग है। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब समझ लिए कि वेग के साथ ये क्या हो रहा है? गति बढ़ रहा है, इसका वेग भी बढ़ रहा है और समय तो बढ़ ही रहा है। तो लेकिन जब ये ऐसे है, इसका मतलब ये है इसका वेग एक समान है, कांस्टेंट है, और समय क्या है? बढ़ रहा है, यानी कि एक समान वेग से ये गति कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान वेग से गतिमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन कोण एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों एक कोई पिंड है और एक वस्तु है, तो इसको हम फॉर्मूला भी आपको बताया था पहले कि एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो यानी कि 0 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी गति निकालना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको निकाल दीजिएगा दूरी बराबर 4 गुणे समय से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वह्यमान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ता है। यदि वायु अपने विश्राम स्तर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से बढ़ता है, अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको उसका लेंथ निकालना है। तो उसको लेंथ निकाल लीजिएगा। हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम आगे भी क्वेश्चंस का सीरीज लेके आएंगे और आपको BSCD ऐसे ही पूरा करवाते हुए चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ताप का डिफरेंस होता है तो मुख्य रूप से चालन, कंडक्शन, इंडक्शन जो होता है उसमें चालन, संवहन और विकिरण तीनों में क्या होता है?
तीनों में गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में अंतर होता है। कोई गर्म जल ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइप से अगर प्रवाहित हो रहा है जल, कोई गर्म, जैसे मान के चलिए कि अगर ये आपका पाइप हो गया और इस पाइप में अगर गर्म जल को हम फ्लो कर रहे हैं, तो इस तीनों चीज इसमें देखना पड़ता है। चालन भी देखने को मिलेगा, चालन के बाद संवहन भी इसमें होगा, संवहन के बाद इसमें विकिरण भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज इसमें मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन, विकिरण से डैश होता है। तो गर्म जल में आप फ्लो करेंगे इंसुलेटेड पाइपों में, तो ये क्या होगा, ये चीज देखने को मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है W = F cos थीटा। तो इसमें देख लीजिए किस पर निर्भर करती है। F का वैल्यू होता है ma, तो ms cos थीटा। तो किस पर डिपेंड करेगी भैया, मास पे तो करेगी, एक्सेलरेशन पे, त्वरण पे भी करेगी, विस्थापन पे करेगी, और जो उन दोनों के बीच एंगल बनेगा उस पे भी करेगी। तो विस्थापन पे करेगी तो हाँ करेगी, लगाएगा बल यानी फोर्स पे करेगी तो हाँ करेगी, बल और विस्थापन के बीच का कोण इस पे भी करेगी, और बोला पिंड का आरंभिक वेग इस पर नहीं करेगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोला किस पर नहीं करती, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों पे करती है और एक पे हमारा नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। मतलब इसमें कौन सी जो यूनिट है जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को माना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होता है। तो ताप में अगर वृद्धि होगा तो प्रत्यास्थ मापों को मान में क्या होता है भैया, घटती है। प्रत्यास्थ मानों की मान क्या होती है, घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या होगा। तो कोई अगर सर्किट है, कोई परिपथ है, अगर वो स्विच ऑफ की स्थिति में है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें करंट की फ्लो नहीं होगी, और सर्किट ओपन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कोई बल्ब है हमारा, अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं, अगर ये यहाँ से प्लग से जुड़ा हो, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसको सर्किट क्लोज मानी जाती है, यानी कि ये करंट फ्लो करता है। अगर इसको ऑफ किए रहते हैं तो ऑफ में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलता है, तो सर्किट हमारा क्लोज नहीं होता है। सर्किट क्लोज कब होगा, बंद परिपथ कब होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, बल्ब जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो परिपथ को ओपन ही माना जाएगा, खुला हुआ माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब इसमें सर्किट खुला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसमें दोनों हो जाएगा, यानी कि सर्किट खोला है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ धारा प्रवाहित इसमें कंप्लीट तभी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन आधी हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। स्विच की स्थिति में अगर पूछेगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब कंप्लीट क्लोज सर्किट नहीं बनेगा। धारा प्रवाहित होने लगेगी कब, जब हम जैसे ही बटन को ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित स्थिति में बोल के नियम का पालन कौन अच्छी तरह से करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निम्न ताप एवं निम्न दाब पे जब हमारा टेम्परेचर लो रहेगा, जब टेम्परेचर लो रहेगा उसके बाद आपका प्रेशर लो रहेगा, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर लो रहेगा तो इसमें आपका लगेगा बॉल्स ला लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी की माप किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं सर कि एसी की माप प्रेरण मीटर के द्वारा किया जाता है। एसी की माप किसमें किया जाता है, प्रेरण मीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो किसी वस्तु का ताप सूचक होता है उसके अणुओं की औसत गति की, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की होती है। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ताप हम लोग ताप देते हैं, जो ताप सूचक होता है, जब ताप देते हैं तो जो ताप सूचक होता है वो हमको बताता है कि उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कितनी है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो भाई चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती है ना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आप पढ़े होंगे कि जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, एक एन है एक एस है, तो
ये इन और ऐसे ही हमेशा क्या होती है, एक बंद परिपथ क्लोज बनाती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये ऐसे ऐसे बनाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू पढ़ने या लिखने का कार्य करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है। तो किसके साथ इंटरेक्ट करती है भाई, तो प्राथमिक मेमोरी होती है, उसके साथ सीधे हमारी इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम पढ़ने लिखने का कार्य को आसानी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवर्गीकृत लेन देन जिसका उपयोग डेटाबेस को तुरंत अपडेट करने के लिए किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी श्वास विधि अपनाई जाएगी भाई, तो सैफर विधि अपनाई जाएगी। सैफर विधि से ही उसके अगर छाले पड़ जाते हैं तो कृत्रिम श्वास विधि जो होती है उसको सैफर विधि बोला जाता है। उसको याद रखिए, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति जो होता है अगर उसको कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है उसको सैफर विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसमें भाई देखिए, उसमें जो होता है आग बुझाने वाला यंत्र भी रहता है, उसके साथ साथ रेत से भरी बाल्टी होती है रेड कलर की, उसके साथ साथ हमारा जो जल की भी व्यवस्था होती है जो ओवरहेडेड लंबी होनी चाहिए, जो मतलब उसकी जो क्या बोल सकते हैं, जो टॉर्च होता है, जो हैंडल होता है वो ओवरहेडेड यानी लंबी होनी चाहिए पकड़ने के लिए। ओके, तो ये हमारी जो है तीनों ऑप्शन सही दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि फाइन ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। तो दोस्तों जो फाइन ड्राइंग होती है वो हमारी 3H की पेंसिल से बनाई जाती है। 3H जो पेंसिल होता है वो हार्ड में आता है, तो 3H की पेंसिल से बनाई जाती है फाइन ड्राइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे कि निम्न जो 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए शीर्ष भाग पे क्या होना चाहिए, कि ड्राइंग शीट को अगर हम मोड़ रहे हैं तो उसको शीर्ष भाग पे क्या होना चाहिए। तो इसके शीर्ष भाग पे होता है दोस्तों शीर्षक ब्लॉक। शीर्षक एक ब्लॉक होता है, इसमें उस ड्राइंग के बारे में व्याख्या की गई होती है, उसको हम लोग शीर्षक ब्लॉक बोलते हैं। तो एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्षक भाग में होता है शीर्षक ब्लॉक। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस कोण की पहचान करें जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। दोस्तों तो इसमें देख लीजिए कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कौन है। तो इसमें तो ये 90 डिग्री है, ये तो 30 या 60 डिग्री हो सकता है, और ये आपका 120 के आसपास हो सकता है, ये 180 से कम बोल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यही लग रहा है, ये 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों वो हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है और एक डिफरेंस होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। तो जो सर परिकेंद्र होता है ना वो हमारे कण के मध्य बिंदु पे होता है, तो ये हमारा हो जाएगा समकोण, ये हो गया समकोण, और ये हो जाएगा हमारा वृत्त। तो इसका जो सेंटर होगा, इस वृत्त का सेंटर होगा यहाँ पे होगा, यानी समकोण ये कण का मध्य बिंदु पे होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। यानी हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो एरो बनाते हैं, यानी जो तीर बनाते हैं, उस तीर का लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3:1, यानी कि जो तीर होती है, ये जो तीर हम बनाते हैं, ये तीर हम जो बनाते हैं, इसकी जो लंबाई होती है, यानी कि ये लंबाई होती है जो इसकी, ये होती है 3 रेशियो में, और जो चौड़ाई होती है वो होती है हमारी 1 रेशियो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो जो लीडर लाइन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि उस एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई हम ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बनाए हुए हैं, अगर कोई भी ड्राइंग बनाए हैं, तो एक लीडर जो लाइन होती है वो हमारी क्या बताती है, वो बताती है उसके बारे में, उसके विवरण को व्याख्या करती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीडर लाइन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लीडर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं। दोस्तों एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल
6 सतह होती है, कुल 6 सतह होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होती है, इन सतहों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन सा ठोस सम सतह से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पिरामिड। पिरामिड होता है जो ठोस सतह से घिरा होता है, और साथ ही साथ जो ज्योमेट्रिकल इसमें प्लेन होते हैं। उसके बाद इसमें सम सतह भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी को किस संकेत से सूचित किया जाता है? दोस्तों ये आसान है, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा प्रतिरोध हो गया, और ये हमारा शायद एमीटर है, इस पर हमको डाउट है, और ये हमारा जो है बल्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यांकों का समूह पाठ्यांक के परिमाण में अधिक रेंज है, अतः वह उपकरण डैश का है। तो वह उपकरण कौन सा है? वह उपकरण है हमारा निम्न यथार्थ का। ओके, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है? तो सरल मशीन को चलाने के लिए केवल एक बल का प्रयोग किया जाता है। सिंपल मशीन को चलाने के लिए बस एक बल लगाइए, वो आराम से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैवमंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जैवमंडल। ओके, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशित करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आधार पर पोषित होती है। दूसरा देखते हैं, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। नहीं, ये तो गलत है, श्रृंखला में तो बहुजाति हो जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीवों की संख्याओं को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देश करती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबका अपना अलग अलग है। उसके बाद बता रहा है कि इसमें चूज करना कौन सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक, दोनों क्या है? गलत है, ये दोनों गलत है, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको इसी तरह का आगे सीरीज जारी रखना है तो भी कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से एलपी के लिए सीरीज लाते रहेंगे और आपको नई नई बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।